हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो यूपीपीएससी एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए आपका यह जीएस का मॉक टेस्ट नंबर 4 है। आपके बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न और टू द पॉइंट सिलेबस के मुताबिक ही प्रश्न यहाँ पर रखे गए हैं। तो ये चौथा मॉक टेस्ट है। अब से पहले 3 मॉक टेस्ट अपलोड किए जा चुके हैं। सभी प्रश्न यहाँ पर सिलेक्टिव हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में सीधे सीधे देखने को मिल सकते हैं आपको। तो कोई भी मॉक टेस्ट आपसे छूटना नहीं चाहिए। और एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है एलटी ग्रेड के लिए और जीएससी प्रवक्ता के लिए। तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे तो लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये प्रश्न पूछा गया था यूपीएससी लोअर पीसीएस की परीक्षा में। प्रश्न ये था कि निम्नलिखित में कौन सा ठोस है, यानी कि क्लोरोफार्म, आयोडोफार्म, इथाइल अल्कोहल और ईथर में कौन सा आपको सॉलिड स्टेट में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर आपने गेस किया है, जी हाँ जी, अगर ऑप्शन बी आपने गेस किया है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, आयोडोफार्म सॉलिड स्टेट में। बाकी जो क्लोरोफार्म, इथाइल अल्कोहल और ईथर हैं ये गैसीय अवस्था में देखने को मिलते हैं। तो विकल्प बी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रकार के किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य होते हैं। मतलब पूछ रहे हैं कि किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य होते हैं, यूवी रेज, गामा रेज, रेडियो वेव्स या फिर इंफ्रारेड वेव्स। तो इसमें जो सही उत्तर है, किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य होते हैं, जी हाँ फ्रेंड्स, रेडियो वेव्स में, यानी कि विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि गामा किरणों की खोज किसने की थी, तो बेक्रेल ने किया था। पराबैंगनी किरणों की खोज यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है, इसकी खोज रिटर के द्वारा की गई थी। अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड, जिसको आप कहते हैं इंफ्रारेड रेज, इसकी खोज हर्सेल ने की थी। और रेडियो तरंगों की खोज हेनरिक हर्ट्ज और मार्कोनी के द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है। अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम साइनामाइड, सुपरफॉस्फेट ऑफ लाइम और यूरिया में कौन सा एक ऐसा है जिसमें नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो सुपर फास्फेट ऑफ लाइम है, इसमें आपको नाइट्रोजन देखने को नहीं मिलेगा। इसका जो केमिकल फार्मूला होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसमें देखिए कैल्शियम है, हाइड्रोजन है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन नहीं है। तो सुपर फास्फेट ऑफ लाइम जो है यह एक नाइट्रोजनी उर्वरक नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, नमक को जब बर्फ़ के साथ रखते हैं तो जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। नमक को बर्फ़ के साथ मिलाने पर जो हिमांक है, फ्रीजिंग पॉइंट, इज़ लोअर्ड, इज़ रेज्ड या फिर रिमेन्स अनइफेक्टेड, मतलब ये प्रभावित नहीं होता है, या फिर इज़ फर्स्ट लोअर्ड, पहले नीचे आता है फिर ऊपर जाता है। तो सही जवाब क्या होगा, जी हाँ दोस्तों, अगर आपने गेस किया विकल्प ए, यानी कि नमक को बर्फ़ के साथ मिलाने पर जो हिमांक है वो कम हो जाता है, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कैलामाइन इज़ एन ओर ऑफ। कैलामाइन किसका अयस्क है, टिन का है, मैग्नीशियम का है, जिंक का है या फिर कापर का है। तो दोस्तों यहाँ पर जो अयस्क से संबंधित प्रश्न हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं। धातुएं, मेटल्स यहाँ पर चेंज हो जाते हैं, तो उसको आप रट लीजिएगा। कैलामाइन जो है यह टिन का, मैग्नीशियम का, जिंक का और कापर का, इसमें से जिंक का अयस्क है, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। फ्रेंड्स बात करें तो जो टिन का अयस्क है ये कैसीटेराइड कहा जाता है। क्या कहते हैं, कैसीटेराइड, यह टिन का अयस्क है। मैग्नीशियम का अयस्क है, मैग्नीशियम के कई सारे अयस्क होते हैं जैसे कि मैग्नेसाइट, डोलामाइट, कार्नेलाइट, एप्सम साल्ट और कीजेराइट। जस्ते का जो अयस्क है ये जिंक ब्लेंड होता है, कैलामाइन भी है और जिंकाइड भी है। नेक्स्ट है तांबा। तो तांबे के जो अयस्क हैं यह क्यूपराइट है, एजूराइट है, कैल्कोपायराइट और मैलाकाइट है। तो ये सारे जो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है ताकि आप इसे 2-4 बार पढ़ लें, आपको याद रहेगा। तो एग्ज़ाम में अगर आया तो आप गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपका कि ध्वनि किस माध्यम में गमन नहीं हो सकता। मतलब ध्वनि को चलने के लिए फ्रेंड्स देखो माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। पानी हो, इस्पात हो और हवा हो, सभी में ध्वनि जो है चलेगी, लेकिन निर्वात में नहीं चल सकती है। विकल्प डी आपका सही है। अब ध्वनि किस प्रकार की जो है तरंग है, आपको पता ना कि ध्वनि जो है एक तरंग है। तो तरंगे जो होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं।
एक तो होती है आपकी ट्रांसवर्स यानी कि अनुप्रस्थ तरंग, दूसरी होती है अनुदैर्ध्य तरंग। तो जो ट्रांसवर्स होती है अनुप्रस्थ, ये माध्यम के आप देख रहे हैं लंबवत चलती है, और जो लॉन्गिट्यूडनल है ये माध्यम के सापेक्ष चलती है। ठीक है, तो ध्वनि क्या है, यह अनुदैर्ध्य तरंग है, मतलब इस प्रकार से ध्वनि के सापेक्ष ही यह चलती है। इसकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। तो देखो, स्कर्वी रोग, अगर इस विटामिन का जो वैज्ञानिक नाम है आप जानते हैं तो आसानी से आप गेस कर लेंगे। स्कर्वी से ही मिलता जुलता एक इसका नाम भी है, जिसको क्या कहते हैं, स्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी। तो यही आपका उत्तर है, विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो आपको स्कर्वी नामक रोग हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर कई बार ना ये भी पूछा जाता है कि विटामिन ए को क्या कहते हैं, B1 को क्या कहते हैं, डी को क्या कहते हैं। तो ध्यान से सुनना, विटामिन ए को कहते हैं रेटिनॉल, विटामिन B1 को थायमिन, विटामिन सी को कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन डी को क्या कहते हैं, कैल्सीफेरॉल कहते हैं। एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं तो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। आपका अगला क्वेश्चन है कि वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है, बताइए। जो आपका ब्लड है उसमें लोहा, तांबा, क्रोमियम और मैग्नीशियम में क्या नहीं मिलता है। अगर आपने गेस किया है मैग्नीशियम, तो जी हाँ, आप बिल्कुल गलत हैं। तांबा भी पाया जाता है, लोहा भी पाया जाता है और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। नहीं पाया जाता तो क्रोमियम, यानी कि विकल्प जो सी है ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। और ध्यान दीजिएगा, रक्त के बारे में अभी आरआरबी की परीक्षा में प्रश्न आया था कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। और रुधिर जो होता है यानी कि रक्त जो होता है यह अम्लीय होता है या क्षारीय होता है। तो दोस्तों ये क्षारीय होता है, जिसकी पीएच वैल्यू 7.4 से लेकर 7.9 के बीच में रहती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और रक्त की जो उत्पत्ति होती है यह मीसोडर्म से होती है। इतनी बातें याद रखिएगा। अगर प्रश्न बनेंगे ब्लड से तो बस यहीं से प्रश्न बनेंगे, इससे अतिरिक्त कोई प्रश्न नहीं बनेगा। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से किससे बनता है, गठित होता है। ऑक्सीजन और आयरन से, ऑक्सीजन और सिलिकॉन से, ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम से, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो जो पृथ्वी है, अगर हम इसको सेब की तरह इस प्रकार से काट दें, आप देख रहे हैं ना, इसको आप इस प्रकार से काट दें तो ये जो है पपड़ी वाला स्थान हो गया। पपड़ी आप देख रहे हैं ना, ये जो स्थान आपको दिख रहा है ये पपड़ी वाला स्थान हो गया। ये एक दूसरा लेयर है, ये तीसरा लेयर है, और ये आपका बिल्कुल केंद्र है इसका। तो इसको अगर आप देखेंगे तो इसको कुल मिला के 3 भागों में बांटा गया है। पहले तो सियाल है, सियाल, दूसरा है आपका सीमा, तीसरा है निफे। ये सियाल हो गया, ये सीमा हो गई, ये निफे हो गया। तो क्या नाम दिया गया है, सियाल, सीमा और निफे। अब इसे सियाल नाम क्यों दिया गया, क्योंकि देखेंगे आप तो इसमें सिलिकॉन मिलता है 28% से ज़्यादा तो सिलिकॉन है। और इसके बाद देखेंगे तो एल्यूमिनियम भी मिलता है इसमें 8.2%। लेकिन बेसिकली देखा जाए तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन ये प्रमुखता से हैं। ऑक्सीजन 46% है, सिलिकॉन 28% है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑक्सीजन और सिलिकॉन आपका उत्तर होगा, यानी कि विकल्प डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, अच्छा ये जो मैंने आपको बताया था ना, जो ये परतें हैं इनको किसने नाम दिया था, तो नाम था उनका स्वेस। स्वेस ने इसे 3 भागों में बांटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है। ये लोअर पीसीएस 2017 का प्रश्न है। भारतीय संविधान कितने शब्दों से बना हुआ है, 40,000, 80,000, 1,17,000 या 1.5 लाख। तो फिलहाल फ्रेंड्स, जब प्रश्न पूछा गया था तो उसमें जो सही विकल्प था वो नहीं था, लेकिन मैंने यहाँ पर सही विकल्प डाल दिया है और शायद आपने गेस कर भी लिया होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सही विकल्प है वो 1,17,000, ये भी अबाउट में है। जो एग्जैक्ट डेटा है वो 1,17,369 शब्द का है, यानी कि हमारा जो संविधान है उसमें 1,17,369 शब्द हैं। हमारे संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं, तो 25 भाग हैं, जबकि जब मूल संविधान था तो उसमें 22 भाग थे। वर्तमान में 450 से अधिक अनुच्छेद हो गए हैं, जबकि जब बना था तो उसमें 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं, जब बना था तो 8 अनुसूचियाँ थी। तो काफ़ी चेंजेज आ चुके हैं। हमारा संविधान एक तो दुनिया का वैसे ही सबसे बड़ा संविधान था, अब और बड़ा हो गया है। नेक्स्ट है आपका मिस यूनिवर्स इंडिया। क्या बात हो रही है यहाँ पर, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 के बारे में बात हो रही है। तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज किसने पहना है, रिया सिंघा। ध्यान देना, रिया सिंघा जो हैं ये मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रही हैं, ठीक है। इन्होंने ही ट्रांसफ़र किया है मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज, तो ये 2024 में है।
ओपल सुजाता के बारे में आप जानते होंगे, वर्तमान में ये हमारी मिस वर्ल्ड है। मिस वर्ल्ड 2025 चुनी गई हैं ओपल सुजाता, थाईलैंड से हैं। तो ये 2025 में कौन है? ओपल सुजाता हैं। मनिका विश्वकर्मा ये वर्तमान में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 हैं। ये आपका उत्तर है विकल्प सी। मारिया विक्टोरिया केजर थेल्विग ये कौन है? तो दोस्तों ये जो मारिया विक्टोरिया केजर थेल्विग हैं ये मिस यूनिवर्स 2024 हैं। अब मिस यूनिवर्स 2025 की जो प्रतियोगिता होगी ये अभी अक्टूबर नवंबर में शायद होने वाली है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये हैं मनिका विश्वकर्मा जो कि राजस्थान से हैं और वर्तमान में मिस यूनिवर्स इंडिया बन गई हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये 2024 की मिस यूनिवर्स इंडिया रिया सिन्हा हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य, ये इतिहास का प्रश्न आ गया आपका। बताइए कि विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? गंगा, कावेरी, तुंगभद्रा या फिर कृष्णा नदी? तो नदियों के बारे में देखो, लोकेशन आप बिल्कुल रट लेना। भारत में जितनी भी नदियां हैं, थोड़ा सा मेहनत आपको होगा, लेकिन ज़रूरी है कि नदियों की लोकेशन आपको पता हो, उद्गम आपको पता हो, लंबाई आपको पता हो। तो फिलहाल विजयनगर राज्य यह तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। तुंगभद्रा नदी के उत्तर में स्थित था विजयनगर। अब आपको पता है ना कि विजयनगर की स्थापना 1336 में हुई थी और एक संगम के दो पुत्र थे, हरिहर और बुक्का। तो हरिहर और बुक्का ने 1336 में विजयनगर राज्य की स्थापना की थी और अपने पिता के नाम पर उन्होंने इस वंश का नाम क्या रखा था? संगम वंश, ठीक है। तो ध्यान देना, संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा अपने पिता के नाम पर किया गया था। कब? 1336 में। विजयनगर राज्य यह तुंगभद्रा नदी के उत्तर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। किंडरगार्टन सिस्टम के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर ना जैसे दिमाग में सेट रहता है, मॉन्टेसरी लोग लगा के चले आते हैं, गलत उत्तर हो जाता है। किंडरगार्टन जो सिस्टम था इसे फ्रोबेल, थॉर्नडाइक, पर्सिनन में से फ्रोबेल ने बनाया था। विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। किंडरगार्टन की स्थापना हुई थी 1817 में और फ्रोबेल कौन थे? तो ये जर्मनी के एक दार्शनिक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, सिविल सेवा किसके शासनकाल में शुरू की गई थी? तो दोस्तों सिविल सेवा की शुरुआत की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डलहौजी, कर्जन या कैनिंग? बताओ इसका उत्तर क्या होगा। सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? ये प्रश्न इस प्रकार से भी कई बार पूछा गया है। तो ध्यान देना कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी कि विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस है। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में सिविल सेवा शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी कोटि BIOS बायोज को सर्वोत्तम परिभाषित करती है? बायोज क्या है? हार्डवेयर है, मालवेयर है, फर्मवेयर है, यूटिलिटी है? सही जवाब विकल्प सी हो गया आपका फर्मवेयर। बायोज का फुल फॉर्म कितने लोग बताएंगे? बायोज का फुल फॉर्म कितने लोग बताएंगे? बी फॉर बेसिक, आई फॉर इनपुट और OS आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये है बायोस का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का अग्रदूत था? भारतीय स्वतंत्रता लीग जो था यह किस संगठन का अग्रदूत था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग? सही जवाब विकल्प बी है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय फौज का अग्रदूत था भारतीय स्वतंत्रता लीग। इसकी स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों आपको बता दें कि इंडियन नेशनल आर्मी या भारतीय राष्ट्रीय फौज का अग्रदूत था यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता लीग। स्थापना जो है रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। और जापान में रह रहे क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने जून 1942 में बैंकॉक सम्मेलन में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब हुई थी? जून 1942 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति सभी 3 गोल मेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो देखो, मदन मोहन मालवीय नहीं लिए थे, एनी बेसेंट भी नहीं, महात्मा गांधी केवल दूसरे गोल मेज सम्मेलन थे। सही उत्तर बन जाएगा विकल्प डी, BR अम्बेडकर। इन्होंने सभी तीनों जो गोल मेज सम्मेलन हुए थे तीनों में प्रतिभाग किया था। ये गोल मेज सम्मेलन कब कब हुए थे बताओ? 1930 में पहला, फिर 31 में दूसरा और 32 में तीसरा। 19 लगा लेना, 1930 में पहला, 31 में दूसरा और 1932 में तीसरा हुआ था, ठीक है। और महात्मा गांधी केवल दूसरे गोल मेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर सम्मिलित हुए थे। आपका अगला क्वेश्चन है, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है?
ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है बल्कि खरोष्टी लिपि प्रयोग में लाई गई है? सारनाथ, शाहबाजगढ़ी, धौली और इनमें से कोई नहीं। सही जवाब विकल्प बी है, शाहबाजगढ़ी। ये पाकिस्तान में देखने को मिलेगा आपको और इसमें खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। तो लोकेशन कहाँ है? मर्दाना जिला, पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था? तो दोस्तों हंटर आयोग का जो मतलब यहाँ पर ये केवल प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित रहा, इसे उच्च शिक्षा को टच नहीं करने दिया गया था और विशेष बल जो था वो प्राथमिक शिक्षा पर दिया गया था हंटर आयोग के द्वारा। हंटर आयोग का गठन किसने किया था, कब किया था और क्यों किया था? तो ध्यान देना कि हंटर शिक्षा आयोग की स्थापना लॉर्ड रिपन के द्वारा हुई थी। कब? 1882 में। आपको याद होगा ना चार्ल्स डिस्पैच। तो चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र द्वारा, या वुड डिस्पैच जिसे कहते हैं, तो घोषणा पत्र के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रगति हुई थी उसकी समीक्षा करने के लिए विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। हंटर शिक्षा आयोग को प्राथमिक और माध्यमिक तक ही सीमित रखा गया था, जिसमें प्राइमरी एजुकेशन पर अधिक बल दिया गया था। और कब ये बना था? तो 1882 में। अगला क्वेश्चन है, विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस की भाषा क्या है? देखो दोस्तों, ये विशाख दत्त ने 4वीं शताब्दी में इस रचना को यानी कि मुद्रा राक्षस को लिखा था। मूल रूप से संस्कृत में लिखा था, लेकिन आगे चलकर ये जो रचना है उसे हिंदी में भी ट्रांसलेट किया गया था। किसके द्वारा? भारतेंदु जी के द्वारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। और ये रचना अगर आप चाहें तो इसकी PDF मिल जाती है टेलीग्राम पर, आसानी से आप सर्च कर लेना। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान देना कि हुरून के द्वारा जारी की गई ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तीसरे स्थान पर। तो पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर आपका अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, तो भारत जो है ये तीसरे स्थान पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और एक बात और कि सैन फ्रांसिस्को को दुनिया का यूनिकॉर्न कैपिटल भी कहा जाता है। 2025 में भारत में जो 4 यूनिकॉर्न कंपनियां बनी हैं, कौन कौन सी? एक तो आपका है नेट्राडाइन, दूसरा है जस्पे, तीसरा है पोर्टर, चौथा है ड्रूल। ये 4 कंपनियां हैं जो 2025 में यूनिकॉर्न कंपनियां बनी हैं। ये चारों कहाँ की हैं? भारत की हैं। नेक्स्ट है आपका, हल्दी बोर्ड का नया मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? दोस्तों जानते हैं आप ना कि हल्दी बोर्ड के बारे में इस बार जब बजट पेश हुआ था तो हमारी जो वित्तीय मंत्री हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने कहा था तो तेलंगाना में स्थापना की गई थी। तेलंगाना में कहाँ पर? तो निज़ामाबाद में। विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। और इसके बाद ध्यान देना, भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक है और निर्यातक देश भी है। सबसे ज़्यादा हल्दी का उत्पादन और निर्यात भारत करता है पूरी दुनिया में। हल्दी बोर्ड का पहला अध्यक्ष बनाया गया है पल्ले गंगा रेड्डी को और हल्दी का जो शीर्ष उत्पादक राज्य है ये महाराष्ट्र है। तो ध्यान देना कि भले ही इसका जो मुख्यालय तेलंगाना में है, लेकिन जो टॉप स्टेट है प्रोडक्शन के लिए वो महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्रीन डाटा सेंटर, यानी कि बहुत कम एनर्जी में जो आपके डेटाज हैं इंटरनेट से संबंधित, वो सारी चीज़ें यहाँ पर सुरक्षित रखी जाएंगी। तो भारत का पहला ग्रीन डाटा सेंटर ये किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका उत्तर है, जी हाँ, उत्तर में ही उत्तर है, उत्तर प्रदेश। विकल्प ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। इसे सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और ESDS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। 2027 तक इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। कहाँ बन रहा है ये? तो गाजियाबाद में, यूपी के गाजियाबाद में। नेक्स्ट है आपका, US ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पर बात बैडमिंटन की हो रही है। ठीक है, अच्छा कितने लोग जानते हैं कि बैडमिंटन और टेनिस दोनों में अंतर होता है? मुझे पता है मोस्टली लोग जानते होंगे। बैडमिंटन जो होता है ये शटल कॉक से खेला जाता है, शटल कॉक से, और टेनिस जो होता है ये बॉल से खेला जाता है। ठीक है, तो अभी टेनिस वाला जो US ओपन होना है, US ओपन टेनिस चैंपियनशिप, ये तो अभी अगस्त सितंबर में खेला जाएगा। अगस्त के लास्ट में और सितंबर के पहले सप्ताह में पूरा हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर बात हो रही US ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के बारे में। तो यहाँ पर पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है आयुष शेट्टी ने। विकल्प ए आपका करेक्ट है। इसका आयोजन अभी हाल ही में 24 से 29 जून 2025 को किया गया था USA आयोवा शहर में। और वोमेन सिंगल की विजेता कौन बनी थी? तो बेईवेन झांग बनी थी, जो कि अमेरिका से हैं। और आपको पता है ना आयुष शेट्टी भारत से हैं। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता
का आयोजन कहाँ पर किया गया था? भारत जो है आसियान का सदस्य देश नहीं है। आसियान के बारे में आप जानते होंगे, आसियान में कुल 11 सदस्य हैं और जो 11वां सदस्य बना था ये पूर्वी तिमोर बना था। फिलहाल हाल ही में जो पहली भारत और आसियान की क्रूज वार्ता हुई है तो यह वार्ता चेन्नई में हुई थी। अब आसियान के बारे में बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। हेडक्वार्टर इसका इंडोनेशिया के जकार्ता में है। अगला क्वेश्चन है एरी सिल्क, जिसे अहिंसा सिल्क भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें जो उत्पादन करने वाले कीड़े होते हैं उनको मारा नहीं जाता है। तो एरी सिल्क किस राज्य का उत्पादन है? इसे हाल ही में जीआई टैग भी दिया गया है। तो दोस्तों एरी सिल्क यह पैदा होता है मेघालय में। मेघालय में एक जनजाति होती है खासी, क्या नाम है जनजाति का? तो खासी जनजाति के द्वारा इसे बनाया जाता है एरी सिल्क को, जिसे अहिंसा सिल्क भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में लागू किए गए स्टॉप क्लॉक नियम। स्टॉप क्लॉक नियम के अनुसार नया ओवर कितने सेकंड के भीतर शुरू करना पड़ेगा? 3 मिनट 180 सेकंड, 2 मिनट 120 सेकंड, 90 मिनट यानी कि 90 सेकंड यानी कि 1.5 मिनट, या 60 सेकंड 1 मिनट। तो जो स्टॉप क्लॉक नियम है, ये नियम ये कहता है कि अगर टेस्ट में अगला जो ओवर है उसे 60 सेकंड के अंदर स्टार्ट नहीं किया गया तो पहली बार चेतावनी मिलेगी, दूसरी बार चेतावनी मिलेगी, तीसरी बार क्या होगा? जो बल्लेबाजी कर रही टीम होगी उसको 5 रन मिल जाएंगे, 5 रन, वो आगे हो जाएगी। और जब 80 ओवर पूरे हो जाएंगे तो ये जो नियम है इसे रीसेट किया जाएगा। ठीक है, तो इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रहा अल्फ़ा जीनोम एआई मॉडल को किसने विकसित किया है? अल्फ़ा जीनोम एआई मॉडल IBM, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल डीप माइंड या फिर TCS, किसने इसको विकसित किया दोस्तों? तो इसे गूगल डीप माइंड के द्वारा विकसित किया गया है। विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। मानव DNA में होने वाले छोटे बदलावों का विश्लेषण और यह समझना कि यह बदलाव स्वास्थ्य और बीमारियों को कैसे प्रभावित करेगा, तो ये इन्हीं चीज़ों के लिए अल्फ़ा जीनोम एआई मॉडल को डेवलप किया गया है गूगल डीप माइंड के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया गया है? आपको याद होगा जुलाई के महीने में प्रधानमंत्री मोदी जो थे वो 5 देशों की यात्रा पर थे और इसी यात्रा के दौरान वो सबसे पहले घाना गए थे। तो घाना में उनको ये सम्मान मिला था ऑर्डर ऑफ द स्टार। ठीक है, तो ध्यान देना कि ये जो 5 देश थे, घाना, दूसरा था त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नामीबिया थे। और प्रधानमंत्री मोदी ने घाना के राष्ट्रपति को कर्नाटक की एक मशहूर बिदरी कला का फूलदान भी दिया था। और ये आपका अंतिम प्रश्न होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर GIC में तो 40 प्रश्न होते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन 30 प्रश्न भी आपकी प्रैक्टिस के लिए कम नहीं है। तो इस प्रकार से चलती रहेगी, कभी कभी 40 प्रश्न भी रहेंगे, कभी कभी 30 प्रश्न होंगे। बेसिकली बात यहाँ पर यह है कि इनमें से कितने प्रश्न आपको ऑलरेडी आते थे, कितने नए प्रश्न आप सीख रहे हैं। और रही बात ये कि PDF, तो PDF अगर आपको प्राप्त करना है दोस्तों तो आप हमारा जो ग्रुप बनाया गया है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो ऑर्बिटिंग नाउ एक वेबसाइट है जो अंतरिक्ष में जितनी भी सैटेलाइट्स घूम रही हैं उनको जो है ट्रैक करता है। तो ये ऑर्बिटिंग नाउ की अंतरिक्ष में सबसे अधिक उपग्रह रखने वाले शीर्ष 10 देशों की सूची में भारत को 6वां स्थान मिला है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ध्यान देना कि 2025 में 145 उपग्रह पूरी दुनिया से लॉन्च हो चुके हैं। कुल 12,952 उपग्रह इस समय जो हमारी पृथ्वी है उसके चारों तरफ चक्कर मार रहे हैं। सोचो 12,952, लगभग 13,000 उपग्रह ही नाच रहे हैं। और इस सूचना के अनुसार अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा जो सैटेलाइट वाला देश है अमेरिका है, फिर रूस है, और अमेरिका के बाद रूस है, फिर चीन है, फिर UK है, जापान, भारत जो है 6वें स्थान पर है। ठीक है, तो ये 30 प्रश्न आपके कंप्लीट हुए। अब मैं आपके लिए एक प्रश्न लेकर आया हूँ दोस्तों, इसका उत्तर आप पक्का लिखिएगा। अगर आपको नहीं भी पता है तब भी आप गेस करिएगा कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। एग्जैक्टली क्या होता है ना कि जब आप आंसर लिखते हैं तो चीज़ें आपको कभी भूलती नहीं हैं। बताइए कि भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ है? अगर आप अच्छा उत्तर लिखते हैं ना तो ये उत्तर आपको YouTube सभी को दिखाता है, जो लोग भी पहुँचेंगे इस चैनल पर। तो जैसे ही कमेंट नीचे शो होता है ना, आपने देखा होगा कुछ हाईलाइटेड कमेंट होते हैं, वो सभी को शो होते हैं, तो इसका बेनिफिट भी आपको मिलता है। भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ है? चीन, भूटान, बांग्लादेश या फिर म्यांमार? सरल सा प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। देखते हैं कितने लोग इसको अभी तक आंसर करते हैं। शेष अगले वीडियो में। इस सेशन अच्छा लग रहा है तो दोस्तों लाइक और शेयर कीजिएगा। दूसरी बात ये
कि अगर आपको जीएस पढ़ना है तो बने रहिए हमारे साथ। जीएस की क्लासेस, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, मटेरियल को पहले लिखना पड़ता है फिर पढ़ाना पड़ता है, तो अल्टरनेट डे पे आती है, लेकिन मॉक टेस्ट अब आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, पुनः रिक्वेस्ट है।